हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। थोड़ा सा लाउड। जो आज आपका टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले आप 2 दिन पढ़ चुके हैं। एक में आपको पूरा हमने न्यूरल कंट्रोल में ब्रेन पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम में। इससे कल हमने आपको जो पढ़ाया था नर्व इंडक्शन एंड जनरेशन, तो नर्व कैसे जनरेट होती है, नर्व इम्पल्स का जनरेशन एज वेल एज द कंडक्शन आपको पढ़ाया था। आज नर्वस कंट्रोल में कुछ टॉपिक ब्रेन के रह गए हैं, द डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन एज द एबनॉर्मलिटीज। उसको पढ़ाने के बाद हम आज टॉपिक पे आएंगे रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल एज द आई। तो पहले हम यहाँ पर जो ब्रेन में डिसऑर्डर्स हैं आज पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स क्रिएट हो गए हैं। तो जो डिसऑर्डर्स है नर्वस सिस्टम में, तो सबसे पहले एक होता है हाइड्रोसेफलस। जो हाइड्रोसेफलस पार्ट होता है, तो जो एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, एबनॉर्मलिटीज किसमें हो जाती है, ब्रेन में। तो कैसे एबनॉर्मलिटी हो जाती है कि ब्रेन के अंदर या स्कल का इनलार्ज होना, या स्कल के इनलार्जमेंट के अलावा स्कल कैसे इनलार्ज हो सकता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सीएसएफ, जो एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इनसाइड द ब्रेन। तो उसका अगर इनलार्जमेंट हो जाता है, उसके कारण से हमारा स्कल या ब्रेन कह सकते हैं क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। तो जो स्कल या ब्रेन हमारा इनलार्ज हो गया, दैट इज आल्सो द डिसऑर्डर। इसके अलावा डिसऑर्डर्स में ब्रेन में हंटिंगटन डिसीज है, पार्किंसन डिसीज है। दीज आर ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो आज हम आपको नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस क्या है हाइड्रोसेफलस? द enlargement of skull due to rise in cerebrospinal fluid। अगर cerebrospinal fluid जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, वो उसकी मात्रा बढ़ गई तो स्कल हमारा एनलार्ज हो जाएगा। कभी कभी कहते हैं ब्रेन एनलार्ज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोसेफलस। तो ये जो हाइड्रोसेफलस पार्ट है, दिस आल्सो डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिसऑर्डर या डिसीज इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस। नाम सुना आपने मेनिंजाइटिस? क्या होता है? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन, किससे पाया जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन? ब्रेन। तो ब्रेन मेनिंजेस, तो यहाँ पर मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस माने मेम्ब्रेन। तो अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस, और इसके कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एंड दिस इज आल्सो द डिसऑर्डर, आल्सो कॉल्ड द डिसीज। एज वेल एज यहाँ पर जो एक डिसीज है अल्जाइमर डिसीज। आपने नाम सुना है? एक पार्किंसन है, पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, कंटिन्यू हमारे हाथ या पैरों में शेकिंग होती है। तो ये जो डिसीज, ये शेकिंग हो रही है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी हो रही है यहाँ पर? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। अगर उस न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड द पार्किंसन डिसीज। दिस इज आल्सो डिसऑर्डर। उसमें लगातार बॉडी क्या करती है, शेक करती है। जो ईसाइयों के सबसे बड़े जो पोप थे यहाँ पर, धर्मगुरु जिसको कहते हैं, उनको पार्किंसन डिसीज थी। कंटिन्यू वो बैठे बैठे इनकी बॉडी क्या करती थी, शेक करती थी। दैट इज द पार्किंसन डिसीज। एज वेल एज हंटिंगटन डिसीज, दिस इज आल्सो अ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। क्या होता है हंटिंगटन डिसीज में? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो डेफिशिएंसी हो जा रही है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको इनहिबिटरी भी कहते हैं। इनहिबिटरी फंक्शन का होता है कॉल्ड द गामा। गामा एमिनोब्यूटायरिक एसिड। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द हंटिंगटन डिसीज। तो हाइड्रोसेफलस है, मेनिंजाइटिस है, पार्किंसन डिसीज है, हंटिंगटन डिसीज है, एज वेल एज अल्जाइमर है। एक अल्जाइमर आपने नाम सुना होगा, अक्सर ब्रेन के वर्ड यूज होता है
एल्जाइमर डिसीज। हमारे ब्रेन में एक डिपोजिशन हो जाता है प्रोटीन का, डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड टिश्यू या एमाइलॉइड प्रोटीन। अगर एमाइलॉइड प्रोटीन का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया ब्रेन में, दैट इज कॉल्ड द एल्जाइमर डिसीज। तो दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये आपको जो ब्रेन पार्ट पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, उसमें डिसऑर्डर्स रह गए थे, वो डिसऑर्डर्स मैंने बता दिए। अब इस डिसऑर्डर्स के बाद हम आते हैं इस टॉपिक में, एक होता है टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है प्रतिवर्ती क्रिया। तो आपने सबने नाम सुना हुआ है, द रिफ्लेक्स एक्शन इज द इनवॉलेंटरी सडन एक्शन एंड मोस्टली गाइडेड बाय द, किससे कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अचानक सोते समय आपके पेन कोई चुभो दे पैर में, अचानक सोते समय हमारा पेन के पैर जो है या हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ जाए, द सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस और हमारा इफेक्टिव ऑर्गन ऑटोमेटिक वहां से स्विच ऑफ होता है, अपने वहां बैक होता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को प्रतिवर्ती क्रिया इज ऑफ टू टाइप्स and the pathway of reflex action, जिस ये जो इसका पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। सपोज करिए कि हमारे हाथ में किसी ने पिन चुभाई, तो दिस इज द कॉल्ड द स्टिमुलस। क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा, सपोज करिए हाथ में पिन चुभाई है, तो हाथ में जो न्यूरॉन्स हैं, उस न्यूरॉन्स का जो डेंड्राइट पार्ट है, दैट कॉल्ड द एफरेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डेंड्राइट्स ऑफ एफरेंट न्यूरॉन। हमारा जो एफरेंट न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है वो क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है एंड कैरी टू द साइटोन, एंड फ्रॉम द साइटोन इट इज कैरीड वाया द एक्सॉन। तो यहाँ पर जो एक्सॉन से ले जाया जाता है, और एक्सॉन कहाँ पर तक पहुँचता है, इट इज रीचेस टू द ब्रेन, नॉट द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ये जो मैसेज जा रहा है, स्टिमुलस जा रहा है, और वहां से स्पाइनल कॉर्ड से जैसे डबल रोड होती है, एक तरफ से जाने की, तरफ से आने की, तो वहां से जो न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज कन्वे करेगा, दैट इज कॉल्ड द इफरेंट। तो यहां से क्या होगा, जो मैसेज रिसीव करेगा डेंड्राइट ऑफ इफरेंट, तो इफरेंट करेगा, या फिर किसको मोटर भी कहते हैं। तो ये इफरेंट न्यूरॉन यहां से मैसेज कन्वे करेगा, कहां तक लाएगा, साइटोन तक लाएगा, साइटोन से कहाँ आएगा, ये एक्सॉन तक आएगा, और एक्सॉन से कहाँ आ जाएगा, ये इफेक्टर ऑर्गन तक, इफेक्टर। और इफेक्टर ऑर्गन में आते हैं, हम अपना हाथ क्या करेंगे, हटा लेंगे। दिस इज द वेरी क्विक रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया द स्पाइनल कॉर्ड, सो इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। एंड नाउ द रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। कौन कौन से हैं, दो तरह के। एक होता है यहाँ पर कंडीशनड रिफ्लेक्स एज वेल एज अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। यह है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर कौन सा, कि जहां पर कोई भी कंडीशन बेस्ड रिएक्शन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एज वेल एज द कंडीशनड रिफ्लेक्स। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स यही है जो मैंने आपको अभी बताया कि पिन की चुभोते हाथ का हटा लिया जाना, बट इन द कंडीशनड रिफ्लेक्स इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, हियर ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड। जो कंडीशन रिफ्लेक्स होता है ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, एंड इट इज ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से गवर्न होती है रिएक्शन।
अब क्या है, जो एक रशियन साइंटिस्ट थे पेवलोव, दे एक्सपेरिमेंटली प्रूव द कंडीशन रिफ्लेक्स। क्या किया उन्होंने कि वो जो है बहुत सारे पेट्स थे, कुत्ते के बच्चे थे, बिल्ले थे, उसको पाले हुए थे, और जब वो फूड देते थे तो फूड देने के पहले क्या बजाते थे, बेल बजाते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि बेल जब बजती थी तो फूड को देख करके वो पेट्स से सलाइवेशन होने लगा, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू द एक्सरसाइज एंड द प्रैक्टिस द सलाइवेशन बिगिंस विदाउट सीइंग द फूड ओनली आफ्टर द रिंगिंग द बेल। केवल बेल बजने के कारण बिना फूड को देखे हुए ही उन पेट्स में सलाइवेशन होने लगा, उनको पता चले क्या फूड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन रिफ्लेक्स रिप्रेजेंटेड या प्रूव्ड बाय द पेवलोव। इसके अलावा जो साइकिलिंग है हमारी, ठीक है, डांसिंग है, साइकिलिंग है, डांसिंग है, एक्सरसाइज है, स्विमिंग है, दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शन, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारी किससे होता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के थ्रू हमको आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन रिफ्लेक्स। तो अनकंडीशन और कंडीशन दो तरह के रिफ्लेक्स एक्शन हो गए जिस पाथवे से कंडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। अब न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जो रिमेनिंग पार्ट था नर्वस सिस्टम में, उसमें डिसऑर्डर्स हो गए और रिफ्लेक्स एक्शन, उसको करने के बाद हम एक नए टॉपिक पे आते हैं। इट इज आल्सो द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है हमारे रिसेप्टर्स। तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उसमें एक रिसेप्टर से फोटो रिसेप्टर कॉल्ड द आई, ठीक है, कौन सा है, आई। हमारी जो ये नेत्र है, दीज आर कॉल्ड द फोटो रिसेप्टर्स। लाइट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, लाइट को रिसीव करने का फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अब आई का स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर आई बॉल इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर यहाँ पर एक क्या होता है, कैविटी होती है बीनीथ द फ्रंटल बोन, दैट इज कॉल्ड द आई सॉकेट। In the eye socket, eyeball is present. Eyeball, approximately the diameter is 2.5 centimeter diameter, is present inside the eye socket. And eye socket is rotated and supported by the various types of 6 muscles called the rectus and oblique muscles। तो आई बॉल जो है इस आई सॉकेट में रेक्टस और ऑब्लिक मसल्स की सहायता से रोटेट कर रहा है, इसीलिए हमारा आई बॉल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब एक्सेप्ट द आई बॉल के अलावा इन द फोटो रिसेप्टर्स क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, दे आर कॉल्ड द लैक्राइमल ग्लैंड्स, lacrimal glands, as well as और कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, मीबोमियन ग्लैंड्स, as well as जाइस ग्लैंड्स। अब जो हमारा फोटोसेप्टर आई है उसमें द मेन स्ट्रक्चर इज द आई बॉल के अलावा आईलिड्स हैं, आईलिड्स के अलावा आईलैशेस हैं, आईलैशेस एंड आईब्रोज हैं, और इसके अलावा हमारी क्या है यहाँ पर, रोटेटिंग मसल्स हैं। नाउ द लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या होती है, दिस आल्सो कॉल्ड द टीयर ग्लैंड्स, इट इज प्रेजेंट, ये हमारी एक आई है। The lacrimal gland is present at the outer edge of the eye। आई का जो आउटर एज होता है हमारा, उस आउटर एज में क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, these are the lacrimal glands, lacrimal glands just above the eyeball and beneath in the outer edge of the upper eyelid। हमारी जो आईलिड्स होती है वो दो होती हैं, ये आईलिड्स मूवेबल हैं, क्या कर रही हैं, आई बॉल को प्रोटेक्शन दे रही है। इसमें जो अपर एज पर लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं
दे रिलीज द टीयर्स। टीयर्स क्या है? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स। तो हमारी जो स्वेट यानी पसीने की ग्लैंड्स है उसका मॉडिफिकेशन है लैक्राइमल ग्लैंड्स। मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड रिलीज वाटरी लिक्विड। एक वाटरी लिक्विड सिक्रीट करते हैं कॉल्ड द टीयर्स। तो हमारी जो यहाँ पर आई है इसमें ये अपर आईलिड है, अपर आईलिड। अपर आईलिड में यहाँ पर ये यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स हैं? लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं। ये क्या है? दीज आर द लैक्राइमल डक्ट्स, लैक्राइमल डक्ट्स। और ये लैक्राइमल डक्ट्स जो रिलीज करती है लिक्विड दैट इज प्रेजेंट एट द कौन सा एंटीरियर कॉर्नर। और इस एंटीरियर कॉर्नर से यहाँ से ये नासल पैसेज से, इस वाले पैसेज से होते हुए ये टीयर्स और डायरेक्टली कॉर्निया से होते हुए हमारे चीक पर रिलीज होते हैं। द लैक्राइमल ग्लैंड्स रिलीज द टीयर्स व्हिच कंटेन्स द लाइसोजाइम एंजाइम। दिस इज द लाइसोजाइम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द किलिंग ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स। तो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या करती हैं? उसको डिजनरेट कर देती है, डिस्ट्रॉयड कर देती है। फिर हम आते हैं आईलिड्स। हमारी आईलिड्स में एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती है दैट कंटेन्स द मीबोमियन ग्लैंड्स। मीबोमियन ग्लैंड्स, these are the modification of the sebaceous glands, modified sebaceous glands, and they release a oily substance। क्या secrete करती है? oily substance which lubricate the eyelid। हमारी eyelid को क्या करता है? lubrication देता है। as well as the special glands are called the Zeiss glands। Zeiss glands, they are also the modification of the sebaceous glands and they also release the oily secretion। तो ये भी oily secretion रिलीज करती है which moisten the eyelashes and eyebrow। ये जो eyebrow है और जो eyelashes हैं, आगे के hairs, इसको भी क्या करते हैं? ये नम बनाए रखते हैं, lubricate करते हैं। तो these are the supporting structures in the eye। अब इस क्वेश्चन में आते हैं eye। What is eye? हमारा जो आई बॉल है, आई बॉल इज 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। एंड क्या होता है यहां पर? इनवलप्ड बाई 3 लेयर्स। अब 3 लेयर्स से यहां पर इनवलप्ड है। आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट क्या है? स्क्लेरा। द सेकेंड इज कॉल्ड द कोरोइड एंड थर्ड इज कॉल्ड द रेटिना। दिस इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और किससे बना होता है? या इसको और नीचे है, आउटर मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर मेड अप ऑफ स्क्वेमस सेल्स। स्क्वेमस सेल्स होती है चपटी टाइल्स की तरह, उससे बना होता है। नाउ द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड द कोरोइड। तो कोरोइड क्या है? इट इज द हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर, हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर। ठीक है, और कैसी है ये? मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। अब हाईली वेस्कुलराइज्ड है मतलब ब्लड वेसल्स बहुत सारे होते हैं एंड पिगमेंटेड। कैसी होती है? पिगमेंटेड भी होती है, पिगमेंट पाए जाते हैं।
और इसी पिगमेंट के कारण हमारा जो क्लोराइड है वो ब्लू पिगमेंट भी हो सकता है, ब्लैक पिगमेंट भी हो सकता है। एज वेल एज द थर्ड लेयर इज कॉल्ड द रेटिना। दिस इज द इनरमोस्ट कैसे यहाँ पर न्यूरोसेंसरी लेयर, इसका मतलब यहाँ पर न्यूरॉन्स भी हैं और सेंसरी सेल्स भी, न्यूरोसेंसरी लेयर। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। This outermost layer is called the sclera, and at the bulging side, जो बाहर का हुआ है 1/6 part is bulging, which is called the cornea। तो ये वाला पार्ट क्या होगा यहाँ पर, कॉर्निया हो गया। तो हमारा जो स्क्लेरा पार्ट है तो इसका 5/6 भाग कहाँ रहता है, इनसाइड द आई, एंड 1/6 पार्ट इज bulging out called the cornea। The next layer is the next layer, it is the highly vascularized layer। This is called the choroid, ठीक है। At the side, where the sclera is converted to the cornea, the choroid becomes highly dense and make the special structure called the ciliary body। This is the ciliary body, and this is called the iris। It is the highly pigmented layer which is blue, black as well as maybe other colors। तो ये iris हो गया। तो जिस पार्ट पर स्क्लेरा कॉर्निया में कन्वर्ट होता है उसी जगह पर the choroid makes a highly vascular part, vascularized part called the ciliary body, and a special diaphragm like structure which projects into the cornea is called the iris, and the space between the iris and is called the pupil। जो इसका स्पेस हो गया that is called the pupil। Now the inner layer which is the sensitive layer, it is the neurosensory layer। It is the neurosensory layer। This neurosensory layer is called the retina। neurosensory layer क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर वेरियस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर 3 लेयर के बने हुए हैं। द स्क्लेरा कन्वर्टेड टू द कॉर्निया एट द बल्जिंग साइड, एंड द choroid is converted into the ciliary body and iris, and between the iris space is called the pupil, and this is the retina। रेटिना कौन सी लेयर है, इट इज द आउटर लेयर।
outer. It is the middle layer and this is the innermost layer. Now what is the function of the ciliary body? The ciliary body is the evagination of the choroid, which contains a lot of arteries as well as the veins, and these arteries release a liquid which is called the aqueous humor, and these are the suspensory ligaments. These are called the suspensory ligaments. Suspensory ligaments, and this is the lens, biconvex lens. Biconvex lens. Biconvex lens. Made up of the crystalline protein. किससे बना हुआ है ये? It is made up of the crystalline protein. ये कोई कांच का लेंस नहीं, हमारी आई के अंदर जो है क्रिस्टलिन प्रोटीन का बना हुआ लेंस है. अब दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर चैम्बर. Anterior chamber, and this is called the posterior chamber. Posterior chamber. Both contains the liquid called the aqueous humor. Aqueous humor. And this is the vitreous chamber. Vitreous chamber containing the liquid contains vitreous humor. Vitreous humor. ठीक है. अब here the optic nerve. This is called the optic nerve. This is the optic nerve. अब आप देखिए यहाँ हम जो पार्ट पढ़ रहे थे, तो स्क्लेरा हमने बता दिया प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आई की चारों आई सपोर्ट कर रही है. जो कोरॉइड है वो पिगमेंटेड लेयर है, क्या बना रही है? सिलियरी बॉडी बना रही है. अब हमको सिलियरी बॉडी पढ़ना है. व्हाट इज सिलियरी बॉडी? दिस इज द सिलियरी बॉडी एज वेल एज द आइरिस. तो सिलियरी बॉडी क्या करती है? इट्स द इवेजिनेशन इनटू द choroid, evagination of the choroid part which involves या projected into the vitreous and aqueous chamber as well as at rest. At rest. रेस्ट के समय क्या करती है ये? It लूज रहती है. ठीक है. अब जब लूज रहती है तो दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट. ये क्या करते हैं? ये तने रहते हैं. अब जब ये तने रहते हैं एंड सस्पेंसरी लिगामेंट लिगामेंट्स स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच रहते हैं एंड लेंस बिकम फ्लैट टू see the distant object. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस क्या रहेगा? पतला हो जाएगा. अब इस समय जिस समय रेस्ट नहीं कर रहा है, टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट. टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट. अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिलियरी बॉडी कंस्ट्रिक्ट एंड बिकम ब्रॉड. क्या हो जाएगी? ये ब्रॉड हो जाएगा. जब ब्रॉड हो जाएगा तो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है हमारे, द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, वो क्या हो जाएंगे? बिकम लूज. अब वो लूज हो जाएंगे तो डायमीटर क्या है? लेंस कैसा हो जाएगा? लेंस बिकम
मोर बाइकॉन्वेक्स। अब लेंस हमारा ज्यादा बाइकॉन्वेक्स हो जाएगा इस, और जब ज्यादा बाइकॉन्वेक्स हो जाएगा मींस क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे। अब सिली बॉडी के बाद हम आते हैं यहाँ पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या है, दिस इज द आइरिस। आइरिस वर्क्स एज द डायफ्राम। किसकी तरह वर्क कर रहा है, डायफ्राम की तरह वर्क कर रहा है, एंड कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आई बॉल। आई बॉल में जो लाइट इंटर कर रही है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब कैसे कंट्रोल कर रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स टू कंट्रोल द आइरिस। आइरिस contains the two types of muscles. It contains the circular muscles as well as radial muscles. आइरिस में दो तरह की मसल्स हैं, कौन कौन सी हैं, सर्कुलर है और रेडियल है। तो जो सर्कुलर मसल्स होती है आइरिस की, ये जो हमारे आइरिस की जो सर्कुलर मसल्स है, ये सर्कुलर मसल्स क्या करेगी, जब कांटेक्ट करती है तो सर्कुलर और हमारी दोनों तरह की मसल्स में कांटेक्ट करने पर इट इज कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जिस समय आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो प्यूपिल, दिस इज द, तो जिस समय आइरिस ने कॉन्स्ट्रिक्शन किया तो प्यूपिल भी क्या कर जाएगी, यहाँ पर कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। अब प्यूपिल जब कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो कंस्ट्रिक्ट करने का मतलब है यहाँ पर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट, एंड अब जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी तो क्या करेगा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ लेस लाइट इंटर्स इनटू द लेंस। तो लेंस में कम से कम लाइट इंटर करेगी। तो जब कम से कम लाइट इंटर करेगी इसका मतलब है कि यहाँ पर प्यूपिल के कांटेक्ट करने के कारण जो एक्स्ट्रा जो लाइट है, तो लाइट की इंटेंसिटी को या अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए ये होता है, जो रेडियल मसल्स हैं ये इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल क्या कर जाती है, डायलेट कर जाती है, प्यूपिल फैल जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर करे। तो यहां पर ये डिम लाइट में ये काम करता है, डिम लाइट। और जब ब्रॉड लाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है, तो कम से कम लाइट इंटर करे ताकि हमारे रेटिना में डैमेज ना हो। तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, स्पेस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा रखने के लिए दो तरह की मसल्स आइरिस में होती हैं, सर्कुलर और रेडियल। द सर्कुलर मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द प्यूपिल आल्सो कंस्ट्रिक्ट। तो प्यूपिल पास आ जाती है ताकि कम से कम लाइट इंटर जाए। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो प्यूपिल डायलेट कर जाती है। हम सिनेमा में जाते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखने का मतलब है हमको कम लाइट अंदर आ रही है, तो हम चाहते हैं कि प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर करे ताकि हमको क्या करे, क्लियर दिखाई दे। अब हम आते हैं रेटिना। इसके अलावा एक और पार्ट है जो लेंस है हमारा। तो लेंस कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, और बाइकॉन्वेक्स के साथ साथ यहाँ पर क्रिस्टलिन प्रोटीन का बना होता है, मेड अप ऑफ द क्रिस्टलिन प्रोटीन। ठीक, अब यहाँ आगे में एक्वस चैम्बर है, पीछे विट्रस चैम्बर है। तो बोथ एक्वस एंड विट्रस चैम्बर, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर आर सीक्रेटेड बाय, किससे सीक्रेट होता है यहाँ पर, आर्टरीज ऑफ सिलियरी बॉडी।
सिलियरी बॉडी में जो आर्टरीज हैं वो हाईली वेस्कुलाइज्ड पार्ट होता है, इसीलिए उसके से लगातार जो लिक्विड सिक्रीट होता रहता है वो लिक्विड यहाँ पर क्या कहलाता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर कहलाता है। अब आप आइए इस पार्ट में देखते हैं। ओके, क्लियर विजन आ रहा है ना, ठीक है। अब आप देखिए, हम आते हैं रेटिना। द इनर मोस्ट सेंसिटिव लेयर होती है, दिस इज द रेटिना। न्यूरोसेंसरी लेयर, न्यूरोसेंसरी लेयर। अब न्यूरोसेंसरी लेयर में यहां पर एंड कंटेन्स 4 सब लेयर्स, 4 सब लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहला होता है यहां पर पिगमेंट एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम। ये जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट क्या करती है? एक्स्ट्रा लाइट जो यहां से आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, टू एब्जॉर्ब ऑब्लिक लाइट रेज, ऑब्लिक लाइट रेज एंड प्रिवेंट, किसको रोकती है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं तो इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, हमको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट लेयर होती है यहाँ पर रेटिना में, ये पिगमेंटेड लेयर है। तो अब इस रेटिना में अगर हम 4 पार्ट बना दें तो ये जो रेटिना में सबसे बाहर ये वाली हो गई पिगमेंटेड लेयर है। तो मैं यहाँ पर लेबलिंग कर दे रहा हूँ, विट्रस ह्यूमर को हम और नीचे ले आए, जैसे लिख दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर कंटेन विट्रस ह्यूमर। अब रेटिना में सबसे बाहर ये वाली जो लेयर है, इस पार्ट को, इसको हमने यहाँ पर देखिए क्या बना दिया, दिस इज द पिगमेंटेड लेयर। ये पूरी रेटिना है, तो ये हो गई पिगमेंटेड लेयर। अब पिगमेंटेड लेयर के बाद जो सेकंड लेयर है यहाँ, वो कौन सी थी? दैट इज कॉल्ड द सेंसरी लेयर। तो सेंसरी लेयर इसके बाद बना दे रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है ये सेंसरी लेयर है, और जो ये वाला इट इज कॉल्ड द सेंसरी लेयर। अब सेंसरी लेयर में क्या होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। आपको पता है रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सी द नाइट विजन एज वेल एज कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सी द कलर। तो कलर को आइडेंटिफाई करना है तो कोन से करेंगे, और डिम लाइट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखने की वो किसके द्वारा है? रॉड के द्वारा होती है। जो थर्ड पार्ट में हम आते हैं, दिस इज द बाइपोलर न्यूरॉन। इसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेचर के बेस पे न्यूरॉन्स 4 टाइप्स के हैं, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। बाइपोलर क्या होता है? दिस इज द साइटोन। तो एक केवल यहाँ पर एक्सॉन है और केवल एक क्या है? डेंड्रॉन। एक सिरे पर एक्सॉन, एक सिरे पर डेंड्रॉन, तो दिस इज कॉल्ड द बाइपोलर। तो आप यहाँ पर डेंड्रॉन यहाँ लिख सकते हैं, एक्सॉन यहाँ लिख सकते हैं, तो बाइपोलर। और मोस्टली ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा संख्या में जो होते हैं मल्टीपोलर होते हैं, बट द बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द आईज एंड ईयर। इसमें जो होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। और जो फोर्थ लेयर है वो है गैंग्लियोनिक लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर, इसमें गैंग्लियाज होते हैं। तो अगर हम रेटिना का अलग से यहाँ पर फिगर बना दें तो आप देखिए यहाँ पर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेटिना स्पेशली। This is the pigmented epithelium. Pigmented epithelium. Now the next layer is called the rod and cones layer. जो sensitive layer होती है, this is the sensitive layer या sensory layer भी कह सकते हैं इसको। तो जो हमारी sensory layer है that is made up of the रॉड एंड कोन्स। तो ये किससे मिलकर बनी हुई है? यहाँ पर रॉड्स भी हैं और क्या है यहाँ पर? कोन्स भी है। अब इसके बाद हम आते हैं रॉड से कोन के बाद में जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं।
दीज आर द बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो बाइपोलर न्यूरॉन्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो कौन सी लेयर हो गई? दिस इज द बाइपोलर न्यूरॉन। और इसके बाद क्या लगा हुआ है? एट लास्ट गैंग्लियोनिक लेयर्स लगी हुई हैं। गैंग्लियोनिक लेयर्स में बहुत सारे यहाँ पर एफरेंट और इफरेंट प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, दैट इज ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज कॉल्ड द गैंग्लियोनिक लेयर। तो दिस इज द 4 सब लेयर्स ऑफ द रेटिना। तो हमारे रेटिना के अंदर 4 सब लेयर्स होती है। अब हमको मेनली आना है किसमें? सेंसरी लेयर में। तो उसमें रॉड एंड कोन्स में। तो जो हमारे रॉड्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं और मोस्टली नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो कलर विजन के लिए होते हैं। तो अगर कलर विजन की पावर देखी जाए तो कलर विजन की पावर किस में होती है? इंसेक्ट्स में होती है। इसके अलावा किस में होती है? मैमल्स में होती है। तो ये रॉड्स जो हैं, रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सी इन डिम लाइट as well as cones are responsible for the color vision। तो अप्रोक्सीमेटली रॉड की संख्या 20 टाइम्स ज्यादा होती है इन ह्यूमन आई 120 मिलियन rods and approximately 6 million cones are present इन रेटिना। तो हमारी रेटिना में 120 मिलियन रॉड और लगभग 6 मिलियन कोन्स होते हैं। तो निश्चित है कि रॉड्स की संख्या ज़्यादा है। तो रॉड्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमको डिम लाइट में या मोस्टली नाइट विजन में हेल्प मिलती है। तो कलर विजन केवल दिन में, और वो भी कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, बाकी समय विजन के लिए रॉड्स इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे एनिमल जिनमें केवल रॉड्स पाई जाती है वो केवल नाइट विजन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉकटर्नल एनिमल्स। तो जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं उसमें रॉड होती है, और जो डायर्नल एनिमल्स होते हैं दिनचर, उसमें कोन्स की संख्या ज्यादा होती है और रॉड्स की संख्या कम होती है। और जैसे गिलहरी है, गिलहरी केवल दिन में देख सकती है, इट मींस द रेटिना कंटेन्स ओनली द कोन्स। उसमें केवल कोन्स होते हैं, इसलिए वो दिन में देख सकती है और रात में देख नहीं सकती ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द रॉड्स। नाउ this is called the yellow spot also called the fovea centralis what do you fovea centralis? जो लॉन्गिट्यूडनल मिड एक्सिस होती है ऑप्टिकल अक्ष की। तो लॉन्गिट्यूडनल मिड एक्सिस में आप देखेंगे दे आर ओनली द कोन्स आर प्रेजेंट। केवल क्या प्रेजेंट होते हैं? कोन्स प्रेजेंट होते हैं। इस वाले पर द फोविया सेंट्रलिस या येलो स्पॉट में, द येलो स्पॉट is the point in optical longitudinal axis where oblique cones are present। केवल कोन्स होते हैं। सो क्लियर विजन के लिए सबसे ज्यादा जो क्लियर विजन होता है वो इसी पॉइंट पर होता है, मिड पॉइंट यहां से ऐसे। ठीक है, विट्रस चैम्बर को बार बार डिस्टर्ब यहां ऐसे बना अब इसके बाद एक पॉइंट आता है यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहां से रेटिना डैमेज होती है, ऑप्टिक नर्व निकलती है हियर। तो इस पॉइंट पर देयर इज नो रॉड एंड कोन्स। इस पॉइंट पर ना रॉड होते हैं ना ही कोन्स होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व
वेयर रेटिना इज डैमेज्ड, रेटिना इज डैमेज्ड, जहां पर रेटिना डैमेज हो गई है उस जगह पर नो रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट, नो रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट। अब ना ही वहां पर रॉड है ना ही क्या है कोन्स हैं, तो नो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज नहीं बनती है, नो इमेज इज। अगर इमेज नहीं बन रही है ऐसे पॉइंट पर तो इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट का पार्ट है ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां पर इमेज नहीं बन रही ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द रॉड एंड कोन्स। नाउ एक पार्ट आता है, व्हाट इज द एकोमोडेशन पावर, क्या आता है, एकोमोडेशन पावर। द एकोमोडेशन पावर हिंदी में कहते हैं समंजन क्षमता। आपको पता है हमारी ह्यूमन आई की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, ठीक है ना, वो कितनी होती है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, कितना मान लें यहाँ पर। और जो डायोप्टर में होती है पावर अप्रोक्सीमेटली 66 डायोप्टर। तो जो फोकल लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर की है और इसके अलावा यहाँ पर जो पावर है वो डायोप्टर में वो कितना है 66। तो ये जो पावर है हमारे ह्यूमन बीइंग्स में ये किसकी है, आई की। तो आई की फोकल लेंथ और पावर दोनों पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो हमारी एकोमोडेशन पावर है ह्यूमन बीइंग्स में कितनी एकोमोडेशन पावर हो सकती है, तो आप अगर यहाँ पर कोन्स देखें तो एकोमोडेशन पावर क्या थी, द एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू सी क्लियर विजन। अगर हमको क्लियर विजन के लिए अपना जो आईलेंस की पावर को एकोमोडेट करना है, आईलेंस की थिकनेस को एडजस्ट करना है, दिस इज कॉल्ड द एकोमोडेशन पावर। और जो एकोमोडेशन पावर डिपेंड करती है इन द सस्पेंसरी लिगामेंट एज वेल एज द सिलरी बॉडी, डिपेंड्स ऑन सस्पेंसरी लिगामेंट, एंड सिलियरी बॉडी, दोनों पर डिपेंड करती है। अब इसके बाद जो एक टॉपिक आता है यहाँ पर कि पिगमेंट इन द रॉड एंड कोन्स, जो हमारे रॉड्स हैं, रॉड कहाँ प्रेजेंट है यहाँ पर डिम लाइट के लिए, तो जो रॉड्स है उसमें जो पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द रोडोप्सिन। The rhodopsin pigment is present and this type of vision in dim light, अगर dim light में हम देख रहे हैं that is called the scotopic vision, as well as जो कोन्स होते हैं, कोन्स किस लिए होते हैं, यहाँ पर जो पिगमेंट होता है that is called the iodopsin, कौन सा पिगमेंट होता है iodopsin, as well as this type of vision in किसमें लाइट। तो जो लाइट के समय डे टाइम में विजन होता है इन डे टाइम, इसे कहते हैं फोटोपिक विजन। अब जो कोन्स में जो 3 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, कोन्स में जो पिगमेंट हैं वो कौन से हैं, 3 तरह के हैं। अब कलर विजन के आधार पर तो टाइप्स ऑफ पिगमेंट, अब क्या होता है यहां पर कहते हैं क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन एंड एरिथ्रोप्सिन। अगर रेड पिगमेंट है तो एरिथ्रोप्सिन, अगर ब्लू पिगमेंट है तो यहाँ पर साइनोप्सिन, और अगर ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोप्सिन। These 3 types of pigment also present the
कोन्स। अब हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर कि कैसे मैकेनिज्म होता है किसका, मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो जिस समय विजन करना है हमको देखना है, क्लियर देखना है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो क्या होता है, विजन के लिए रॉड और कोन्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर जो रॉड में जो पिगमेंट होता है दैट इज द रोडोप्सिन, किसमें पाया जा रहा है, रॉड में। जैसे ही यहाँ पर रोडोप्सिन होता है तो रोडोप्सिन यहाँ पर डिकम्पोज हो सकता है किसमें, ऑप्सिन में और रेटिनिन में, ऑप्सिन एंड रेटिनिन। ये ऑप्सिन और रेटिनिन विटामिन ए की प्रेजेंस में फिर से मिलकर के क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। तो जैसे ही हम यहाँ पर नॉर्मल विजन कर रहे हैं, जैसे ही डिम लाइट होती है, तो जब डिम लाइट होगी तो यहाँ पर जो हमारा रोडोप्सिन है वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो जिस समय हमारा रोडोप्सिन डिकम्पोज करता है तो उस समय जो विजन है वो प्रभावित होता है, और जैसे ही हमको डार्कनेस मिलती है, क्या मिलता है, डार्क। और ये क्या है यहाँ पर, डिम लाइट। तो रोडोप्सिन जो है यहाँ पर डिकम्पोज हो जाता है ऑप्सिन और रेटिनिन में, और ऑप्सिन और रेटिनिन जब डिकम्पोज हो जाता है उस समय हमारे कोन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जब कोन एक्टिव हो जाते हैं तब हमको यहाँ पर दिखना शुरू होता है, और जैसे ही यहाँ पर फिर से डार्क कंडीशन मिलती है, अंधेरा होता है, तो ये दोनों फिर से मिलकर विटामिन प्रिंस में क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन आ जाते हैं, हमको रात में फिर से क्या होता है, दिखने लगता है। तो ये जो है रोडोप्सिन ब्राइट लाइट में डिकम्पोज हो जाता है, और डिम लाइट में क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, और ब्राइट लाइट में क्या हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है। तब केवल कौन वर्क करते हैं, यहाँ पर हमारे कोन्स वर्क करते हैं। तो अब जो हमारी जो रेटिना है उसको इन्वर्टेड रेटिना कहा जाता है। हमारी आई में इन्वर्टेड फिगर बनता है, इट इज कॉल्ड द इन्वर्टेड रेटिना। क्यों इन्वर्टेड रेटिना है, कि जैसे यहाँ से लाइट इंटर करती है ऑब्जेक्ट से, तो आप देख रहे हैं ये लाइट इंटर कर रही है, तो थोड़ा सा इसके द्वारा क्या हुई, कॉर्निया के द्वारा थोड़ा कन्वर्ज हुई, उसके बाद कन्वर्जिंग होती है यहाँ पर लेंस के द्वारा, और लेंस के द्वारा कन्वर्जिंग होने के बाद हमारे यहाँ पर जो फिगर बन जाता है वो कैसा बन जाता है, इन्वर्टेड फिगर। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द विजन। तो इसलिए हमारे यहाँ पर रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज बनती है, और हमारा ब्रेन उसको क्या कर लेता है, एनालाइज कर लेता है। तो जो एनालाइजिंग पावर है वो ब्रेन में है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, एनालाइजिंग पावर किसके अंदर है, ब्रेन के अंदर। तो इन्वर्टेड रेटिना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है। और अब एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है किस जगह पर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, दैट इज रिलीज्ड बाय द सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी से रिलीज होता है, और सिलियरी बॉडी से रिलीज होने के कारण यहाँ पर लिक्विड से लगातार न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं उसके कारण से हमारी जो आई रहती है या आई बॉल रहता है वो क्या रहता है, हेल्दी रहता है। अब हमारा जो आई बॉल यहाँ पर हेल्दी बना हुआ है उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। तो अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो अब यहाँ आई बॉल में हम देख सकते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कौन सा होता है, एक होता है यहाँ पर स्ट्रैबिस्मस, डिफेक्ट्स ऑफ आई, ठीक है। तो एक तो हो गया मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें नियर का दिखता है, पास का, निकट दृष्टि भी कहते हैं, दूर का नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि हमारी जो आई बॉल है, तो आई बॉल के अंदर जो है ये जैसी वस्तु से इमेज निकल कर आ रही है तो ये क्या हो जाता है, रेटिना की पहले इमेज बन रही है। इसीलिए इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, जो लाइट को क्या कर दे, डाइवर्स कर दे। इसीलिए यहाँ पर बाई कॉनकेव लेंस यूज होता है, बाई कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है आपका यहाँ पर
मायोपिया के बाद कौन सा टॉपिक है? लेंस। तो ये जो डिफेक्ट ऑफ आईज है, ये डिफेक्ट ऑफ आईज जो सारे आई के अंदर है, ये सब अलग टॉपिक में लेके स्टडी करेंगे। तो आप देख लीजिए कि जो हमारा आई है वो आई क्या है, यहाँ पर ट्रिपल लेयर से घिरा हुआ है। जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्क्लेरा है, वो आगे की तरफ जो बल्जिंग पॉइंट है जिसको हम हाथ से टच कर रहे हैं दैट मेक्स द कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और ये जो पार्ट जितना दिखाई दे रहा है 1/6 जो कोरॉइड पार्ट है ये मिडिल पिगमेंटेड लेयर होती है। और ये जो मिडिल पिगमेंटेड लेयर है ये आगे की तरफ आकर सिलियरी बॉडी एज वेल एज द आइरिस बना रही है। Ciliary body contains the highly vascularized layer and release the liquid and nutrients which fills into the aqueous chamber as well as the vitreous chamber. तो aqueous chamber जो है it contains the aqueous humor and the vitreous chamber contains the vitreous humor. Now the aqueous humor is divided, या aqueous chamber divided into the anterior and the posterior chamber. And the vitreous chamber contains the liquid which is called the vitreous humor as well as a special canal which is called the hyaloid canal. Hyaloid canal arises from the blind spot up to the near middle of the lens. तो लेंस के मिडिल पॉइंट तक जो एक कैनाल आती है जिससे इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द हाइलोइड कैनाल। फिर इसके बाद हम आते हैं कि इसमें रेटिना में इट इज द इनर मोस्ट न्यूरोसेंसरी लेयर एंड मेड अप ऑफ द 4 सब लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज द पिगमेंटेड लेयर which absorbs the oblique light rays, जो तिरछी लाइट रेज आती हैं as well as prevents the internal reflection। अगर ये लेयर ना हो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो आपको वस्तु की इमेज नहीं दिखाई देगी। वस्तु की इमेज की जगह आपको अगल बगल से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा और अंदर ही अंदर इमेज क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी, ब्लर्ड इमेज हो जाएगी। Now the next layer is called the sensory layer which contains the rods and cones. So rods are responsible for the night vision as well as cones are responsible to see the colors. The animals which contains the only rods can see only in the night. उल्लू को केवल रात में दिखता है क्योंकि केवल क्या होती है? रॉड होती है उसकी आंखों में, रेटिना में। एज वेल एज जो स्क्वायरल होती है गिलहरी, उसकी आईज में केवल कोन्स होते हैं, इसीलिए वो केवल दिन में देख सकती है। और मनुष्य की आंखों में रॉड्स और कोन्स दोनों होते हैं, इसलिए हम दोनों समय देख सकते हैं। बट द क्वांटिटी ऑफ द रॉड्स इज 20 टाइम्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ द कोन्स। तो जो रॉड्स की क्वांटिटी है वो 20 गुना ज्यादा, 120 मिलियन अप्रोक्सीमेटली रॉड सेल्स होती हैं इन कंपैरिजन टू द कोन्स। फिर जो थर्ड लेयर आती है, इट कंटेन्स द बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन के द्वारा ही जो है कनेक्शन है और मैसेज ट्रांसफरिंग हो रही है। एज वेल एज 2 टाइप्स ऑफ सेल इज प्रेजेंट, इज द एमाक्राइन सेल्स एज वेल एज हॉरिजॉन्टल सेल। horizontal cells in inner and outer border of bipolar neurons। तो ये जो हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स है इनके इनर और आउटर बॉर्डर पर जो सेल्स पाई जाती है वो क्या है? यहाँ पर एमाक्राइन सेल और हॉरिजॉन्टल सेल्स। ये सेल्स को क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। as well as the ganglionic layer, the group of nerves called the ganglions। तो ganglionic layer सबसे इनर पार्ट। तो यहाँ से जो सनलाइट जा रही है या लाइट रेज जा रही है ऑब्जेक्ट से, वो पहले गैंग्लियोनिक लेयर में जाती हैं, फिर गैंग्लियोनिक लेयर के बाद किस में जाती है? बाइपोलर न्यूरॉन्स में जाती हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद आगे बढ़कर किस में जाती हैं? यहाँ पर सेंसरी सेल्स में जाती हैं और फिर आती है पिगमेंटेड सेल। तो पिगमेंटेड सेल के बाहर नहीं जा पाती क्योंकि पिगमेंटेड सेल ही लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां तक इमेज बन जाती है। अगर वहां पर इमेज नहीं बनेगी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा। एज वेल एज ये जो हमारा लेंस है ये कैसा होता है? और एक और पार्ट है हमारा जो स्क्लेरा है, इट डिवाइड्स या इट डिराइव्स फ्रॉम द मेसोडर्म। तो मेसोडर्मल ओरिजिन है। जो कोरॉइड की जो ओरिजिन है ये भी मेसोडर्मल है, लेकिन जो रेटिना की जो ओरिजिन है दैट इज द एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। एज वेल एज
the study of the eye and the associated organs as well as the defect of the vision is called the ophthalmology. Ophthalmology is the branch of the biology in which we study the various organs related to the vision as well as the associated organs and their defects. तो उनका डिफेक्ट्स भी, उसका निवारण भी, उसकी स्टडी भी सब जिस ब्रांच में करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑप्थेल्मोलॉजी। तो आज आपने आई टॉपिक पढ़ा। आई टॉपिक के बाद अभी जो है इसमें डिफेक्ट्स रह गए हैं। डिफेक्ट ऑफ आईज की कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं वो डिटेल में हमने शुरू किया था मायोपिया से, लेकिन लगा कि टाइम कम हो जाएगा तो सारे यहाँ पर डिफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कल हम आपको आई के डिफेक्ट्स पढ़ाएंगे और आई के डिफेक्ट्स पढ़ाने के बाद जो कि नर्वस सिस्टम में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन छूट गया था कि आपको पता है कि हमने बताया था कि जो कंट्रोल होता है स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ मस्कुलर भी होता है। तो वो जो मस्कुलर मसल में जो ट्रांसमिशन हो रहा है, मसल्स किस तरह से फंक्शन कर रही हैं किसमें, स्केलेटल सिस्टम के साथ बॉडी के मेंटेनेंस में, वो पार्ट रह गया था। तो यहाँ पर आपको जो मसल्स में मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वो पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था। तो यहाँ पर आज का स्ट्रक्चर जो था वो आपका आई का था और आई का स्ट्रक्चर के बाद कल आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर डिफेक्ट ऑफ आइज एज वेल एज अदर टॉपिक्स में ईयर पढ़ाएंगे। तो आपकी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।